Hello students, again you're welcome in our channel SRBS Learning Online Platform, and our continuous chapter is our Changing Earth Part 2. So this is our Part 2, and in our previous video we can read how the mountains form, what is the era, and how is the plate, what is the plate tectonics. In that video we are going to know about the some topics of the earthquake, about the some topic of the volcanoes, what is the exogenic force, river, glacier, wind, and etc. So in this video we can here to explain about the things that how is the earthquake. So what type of forces we can start that. We can know that the endogenic forces and exogenic forces. So here we are reading endogenic forces in our terms, and the endogenic forces are that type of forces that are occurring inside the earth. So that type of forces that are occurring inside the earth, the forces that are the two types of forces, the sudden movements and the continuous. तो जो सडन मूवमेंट्स है उसमें हम लोग पढ़ रहे थे कि सडन मूवमेंट्स किस तरीके के होते हैं. सडन मूवमेंट्स हमारा क्या है? अर्थक्वेक है, इट्स अ सडन मूवमेंट. वोल्केनिक इरप्शन है, इट इज अ सडन मूवमेंट. लैंडस्लाइड है, इट इज अ सडन मूवमेंट. तो ये सारे सडन मूवमेंट्स हम लोग समझ रहे हैं. और अगर फॉर्मेशन ऑफ माउंटेन्स जो हमने अपने प्रीवियस चैप्टर में पढ़ा था वो क्या था हमारा? एक ग्रेजुअल मूवमेंट है, धीरे धीरे किसी भी फॉर्मेशन ऑफ माउंटेन. तो फॉर्मेशन ऑफ माउंटेन और मेकिंग ऑफ वोल्केनिक इरप्शन, so these are inter-attached or they are corresponding to each other. So in that video we are going to learn how the earthquake form. So earthquake, what is the earthquake? First of all we can understand this properly. The earthquake, what is the earthquake? So the slides, landslides or the tectonic plates inside the earth. If this is a tectonic plates, तो टेक्टोनिक प्लेट्स हैं, तो दो कॉन्टिनेंटल की या किसी भी दो ये टेक्टोनिक प्लेट्स हैं, अगर ये कोलाइड करती हैं या अपने आप को डिस्ट्रेस्ड करती हैं तो क्या होगा? ये आपस में टकराएंगी, या तो कोलाइड करेंगी तो ये आपस में टकराएंगी. यहाँ से क्या होगा? मोल्टन मैग्मा बाहर आएगा. तो यहाँ पे बहुत सारी जगह पे हमको क्या मिल जाएगा? बहुत सारे यहाँ पे आपस में टकराएंगे तो क्या होगा? एक अर्थक्वेक आएगा बिकॉज ऑफ द सडन मूवमेंट. अर्थक्वेक आएगा. तो अर्थक्वेक जो होगा वो अर्थक्वेक किस तरीके का होगा, कैसे हम लोग अर्थक्वेक्स को नापते हैं? तो सबसे पहले ये समझना पड़ेगा कि व्हाट इज द अर्थक्वेक. तो अर्थक्वेक इज अ फोर्स डीप इनसाइड द अर्थ, एनी फोर्स डीप इनसाइड द अर्थ. तो वो जो फोर्स है तो उसकी फोर्स की वजह से क्या होगा? एक एनॉर्मस अमाउंट ऑफ एनर्जी निकलेगी, एनॉर्मस अमाउंट ऑफ एनर्जी, और वो एक वेव्स के रूप में बाहर की तरफ जाएगी. तो ये चीज़ समझ लेते हैं कि जहाँ पे भी अर्थक्वेक आ रहा है, अर्थक्वेक जहाँ पे भी आ रहा है, जो जहाँ पे मान लीजिए पॉइंट टकराए आपस में, तो इसको हम लोग कहते हैं फोकस. इसको हम लोग कहेंगे फोकस. और आउटसाइड अर्थ, मान लीजिए ये आपका कोई भी अर्थ का एक पार्ट है, तो जहाँ पे भी ये अर्थ का जो पार्ट में जहाँ पे भी हम लोग इस भूकंप को महसूस करेंगे, अर्थक्वेक को फील करेंगे, वो उस जगह को हम लोग कहेंगे एपिसेंटर. उसे हम लोग कहेंगे एपिसेंटर. तो एपिसेंटर उसको हम कहेंगे और इसको जहाँ पे पार्ट हो रहा है उसको हम लोग क्या कहेंगे? फोकस कहेंगे. इसको हम लोग जहाँ पे अर्थक्वेक स्टार्ट हुआ उसको हम लोग कहेंगे फोकस, और जहाँ पे हमने उसको महसूस किया उसको हम लोग कहेंगे एपिसेंटर. अब ये किस तरीके से हम लोग नापते हैं, किस किस तरीके के होते हैं? तो ये दो तरीके के होते हैं. एक बॉडी वेव होता है, एक सरफेस वेव होता है. बॉडी वेव्स क्या है? बॉडी वेव्स के यहाँ पे टू पार्ट हैं, या तो बॉडी वेव्स होगा या सरफेस वेव होगा. बॉडी वेव और सरफेस वेव. बॉडी वेव में अगर हम लोग देखेंगे तो ये दो तरीके से हम लोग इसे नापते हैं, या तो प्राइमरी वेव्स होंगी या सेकेंडरी वेव्स होंगी. प्राइमरी वेव्स हम लोग अपने अर्लियर क्लासेस में शायद पढ़ चुके हैं. प्राइमरी वेव्स एंड दिस इज सेकेंडरी वेव्स. तो प्राइमरी वेव्स को हम डिनोट करेंगे P से, और सेकेंडरी वेव्स को हम डिनोट करेंगे S से. तो प्राइमरी वेव्स हैं, इनकी जो स्पीड है वो सेकेंडरी वेव से ज़्यादा है, लेकिन इसमें डिस्ट्रक्शन
कंपेरेटिवली सेकेंडरी वेव से कम होता है। सेकेंडरी वेव की स्पीड थोड़ा कम है लेकिन इसका डिस्ट्रक्शन थोड़ा ज़्यादा है, तो ये सारी चीज़ें हमारी वेव्स निर्धारित करता है। उसके बाद हम लोग देखेंगे कि क्या चीज़ें हैं जो इनको यूज़ करती हैं। कि अर्थक्वेक अगर आया है तो अर्थक्वेक को जो भी हम नापते हैं, मेज़र करते हैं, वो किससे नापते हैं, या फिर जो इंस्ट्रूमेंट है उसे हम लोग कहते हैं सिस्मोग्राफ। तो इंस्ट्रूमेंट दैट इज यूजिंग टू मेजर द अर्थक्वेक इज सिस्मोग्राफ। Instrument that is using of measuring the earthquake is known as the seismograph, and in a seismograph we can मेजर इट ऑन द रेक्टर स्केल। हम उसको किस में मेजर करेंगे, हम लोग उसको मेजर करेंगे रेक्टर स्केल के ऊपर। तो सिस्मोग्राफ को जो हम लोग मेजर करने वाले हैं वो किस पे करने वाले हैं, रेक्टर स्केल पे। रिचर्ड रेक्टर ने इसको कहा था। रेक्टर स्केल पे हम लोग इसको मेजर करने वाले हैं। देन उसके बाद हम लोग जानेंगे कि किस तरह से सिस्मोग्राफ वर्क किया। सिस्मोग्राफ को हमने जिस पे भी मेजर किया वो हमारा क्या था, रेक्टर स्केल था। और ये हमारे किस तरीके के अर्थक्वेक हैं, ये हमारे जो भी अर्थक्वेक हैं ये लैंड पे जो आ रहे हैं, और जो अर्थक्वेक हमारे ओशियंस के अंदर आ रहे हैं तो उनको हम लोग क्या नाम देंगे, उनको नाम देंगे सुनामी। हम उनको नाम देने वाले हैं सुनामी। तो earthquake that is appear on the surface of the ocean, तो we can know it tsunami, you can know it tsunami। उसे हम लोग कहने वाले हैं सुनामी। तो what is tsunami? Tsunami is an earthquake that appear on the surface of the sea। सी के किसी भी सरफेस पर जो earthquake आते हैं वो क्या होते हैं, सुनामी होते हैं। इनकी जो स्पीड होती है वो लगभग 800 किलोमीटर पर आवर तक पहुंच जाती है, 800 किलोमीटर पर आवर तक पहुंच जाती है। और जैसे जैसे ये आपके किनारों पे आती है तो ये स्पीड थोड़ी कम हो जाती है, लेकिन बिकॉज ऑफ द लो सरफेस तो यहाँ पे जो स्पीड है, स्पीड यहाँ पे थोड़ी सी कम जरूर हो जाती है, लेकिन उसका डिस्ट्रक्शन बहुत ज़्यादा होता है। तो डिस्ट्रक्शन है, डिस्ट्रप्टिव है अर्थक्वेक, ये सारी चीज़ें हमने यहाँ पे समझी। हमने यहाँ पे समझा कि व्हाट इज सुनामी। सुनामी इज द अर्थक्वेक दैट अपीयर्स ऑन द सरफेस ऑफ द सी। इसकी जो स्पीड है 800 किलोमीटर होती है, काफ़ी डिस्ट्रक्टिव होता है, और ये कहाँ पे के कोस्टल एरियाज को बहुत ज़्यादा प्रभावित करता है। हमने यहाँ पे काफ़ी सारी चीज़ें सुनी है कि किस तरीके से ये हमारी जो सरफेस है, सुनामी जो है यहाँ पे आपके उड़ीसा, आंध्र प्रदेश के तटों पे आती रहती है। और उसके बाद जापान में अक्सर ये सुनामी आती रहती है। उसके बाद हम लोग पढ़ने वाले हैं वोल्केनोज। व्हाट इज द वोल्केनोज? तो वोल्केनो इरप्शन हम लोग समझ लेते हैं। व्हाट इज द वोल्केनो इरप्शन? आपने देखा होगा either ऑन टीवी, ऑन योर बुक, इस तरीके से कुछ बना होता है। दिस इज द वोल्केनो, दिस इज द वोल्केनो। और जो वोल्केनो है, वोल्केनो के अंदर जो मटेरियल है उसको हम लोग क्या कह सकते हैं, मैग्मा। तो उसको हम लोग मैग्मा कहते हैं। और जब ये मैग्मा, मोल्टन मैग्मा जो है बहुत हीट हो जाता है, और हीट बिकॉज ऑफ द हीट ये आपका सेमी लिक्विड फॉर्म में होता है। यहाँ पे ये सेमी लिक्विड फॉर्म में है। सेमी लिक्विड फॉर्म में होने की वजह से क्या करेगा, ये आपका किसी भी डिस्ट्रक्टिव की वजह से, किसी भी प्लेट टेक्टोनिक्स की वजह से अगर इसको मौका मिलता है तो ये बाहर आ जाएगा। और ये बाहर आने के बाद तो यहाँ पे क्या होगा, मेनी टाइप ऑफ सल्फर गैस इसमें निकलती है, काफ़ी सारी सल्फर गैस होती है। और बहुत ये जो काफ़ी जो हॉट होता है, ये अप्रॉक्स 6000 डिग्री सेल्सियस करीब यहाँ का अंदर जो होता है, इनर कोर में जो टेम्परेचर होता है वो 6000 डिग्री सेल्सियस करीब का होता है। जैसे जैसे ये बाहर आता है तो ये क्या हो जाता है, ये सॉलिडिफाइड होने लगता है, सॉलिडिफाई होने को लगता है। उसके बाद क्रिस्टल फॉर्म ले लेता है, और क्रिस्टल फॉर्म लेने की वजह से क्या होता है, ये नीचे आके इग्निशियस रॉक में
बदल जाता है। इग्निशियस रॉक में ये बदल जाता है। तो यहाँ पे जब ये इग्निशियस रॉक में बदल जाता है, आगे जाके फिर ये सेडिमेंट्री एंड मेटामॉर्फिक रॉक में भी बदल जाता है। आगे जाके ये इग्निशियस और मेटामॉर्फिक रॉक में भी बदल जाता है। तो इस तरह की चीजें जो है वो आने लगती हैं। अच्छा, आगे हम लोग देखेंगे किस तरीके के होते हैं। तो ये 3 तरह पे हम इन्हें डिस्क्राइब करते हैं। 3 तरह के आपके जो वॉल्केनोज होते हैं। फर्स्ट होता है आपका एक्टिव वॉल्केनोज। फर्स्ट इज एक्टिव वॉल्केनोज। एक्टिव वॉल्केनो को समझने के लिए ये समझना पड़ेगा। एक्टिव वॉल्केनोज ये हैं जो अभी हाल फिलहाल में अभी इरप्शन इनका हुआ है, और वो अक्सर धुआं, आग, गैसेस, इस तरह की चीजें उनमें से निकलती रहती हैं। वो एक्टिव वॉल्केनोज है। इंडिया के अंदर एक ही एक्टिव वॉल्केनो पाया जाता है जो कि अंडमान निकोबार में बैरन द्वीप पे है। और अगर हम लोग देखें तो माउंट, it is a famous that is Mount Vesuvius. Vesuvius is a active volcano, and Mount Etna and Stromboli. Mount Etna and Stromboli is the example of active volcanoes. Mount Etna and Stromboli is the example of active volcanoes. यहाँ पे जो इंडिया में पाया जाता है उसका नाम है बैरन द्वीप पे, बैरन आइलैंड पे, जो कहां पे है, अंडमान निकोबार में। अंडमान एंड निकोबार में स्थित है। तो ये एक्टिव वॉल्केनोज हैं जिनमें इरप्शन होता रह रहा है। उसके बाद हम लोग बात करते हैं कि उसके बाद हम बात कर लेते हैं कि डोरमेंट माउंटेन्स क्या होते हैं। डोरमेंट होते हैं जो अभी तक उनमें उद्गार नहीं देखा, या बहुत पहले उसमें कोई भी मूवमेंट देखी गई थी, लेकिन अब उसमें कोई मूवमेंट न तो देखी जा रही है और ना आगे देखने की कोई उम्मीद है। इस तरह के माउंटेन्स को हम लोग क्या कहते हैं, डोरमेंट माउंटेन्स। तो डोरमेंट माउंटेन क्या करेंगे, डोरमेंट माउंटेन आपके हो गए आपका वेसुवियस माउंटेन इज अ टाइप ऑफ डोरमेंट माउंटेन। और उसके बाद आपका एक्सटेंडेड माउंटेन हम लोग बात कर लेते हैं। एक्सटेंडेड माउंटेन में आपके क्या हो गए, जिसमें कभी उद्गार नहीं हुआ है लेकिन उसमें उद्गार हो सकता है, एक्सटेंडेड वॉल्केनो। एक्सटेंडेड वॉल्केनो में क्या हुआ है कि उसमें कभी उद्गार नहीं हुआ है लेकिन उसमें कभी भी कुछ भी हो सकता है, जिसके लिए हम लोग बात करते हैं एक बड़ा फेमस माउंटेन के बारे में। एग्जांपल यहाँ पे ले लेते हैं, यहाँ पे ले लेते हैं वेसुवियस। तो यहाँ पे ले लेते हैं किलिमंजारो, जो कहाँ पे है, तंजानिया के अंदर। तंजानिया के अंदर अफ्रीकन कंट्री है। किलिमंजारो एक एक्सटेंडेड माउंटेन है जो कि काफ़ी बड़ा माउंटेन है। सो ये सारी चीज़ें हमने माउंटेन्स के बारे में पढ़ी। और जो पैसिफिक ओशियन है, यहाँ पे पैसिफिक ओशियन में हम लोग देखते हैं कि जिस तरीके से मैप है, पैसिफिक ओशियन में क्या है, ये समझिए, ये आपका हो गया कुछ कुछ, ये नॉर्थ अमेरिका मान लेते हैं, ये आपका हो गया कुछ कुछ, ये आपका साउथ अमेरिका हो गया। अब नॉर्थ अमेरिका एंड साउथ अमेरिका के इस साइड जो है वो पैसिफिक ओशियन है। अभी पैसिफिक ओशियन में, और इस साइड जो आपका हो गया वो आपका जापान, दक्षिण कोरिया वगैरह हो गया। तो ये पैसिफिक ओशियन में यहाँ पे जैसे एंडीज है, यहाँ पे एंडीज है, यहाँ पे रॉकीज है। तो क्या हो रहा है कि जो प्लेट टेक्टोनिक्स के नियम के अनुसार अगर हम लोग देखें तो यहाँ पे जो प्लेट्स हैं, यहाँ पे जो प्लेट्स हैं बेटा, इन प्लेट्स, ये प्लेट्स टकरा रही हैं पैसिफिक ओशियन की प्लेट से, जिसकी वजह से बहुत सारे आपके माउंटेन्स या वॉल्केनोज जो हैं इरप्ट हो रहे हैं। इसलिए हम लोग क्या कहते हैं, पैसिफिक रिंग ऑफ फायर, पैसिफिक रिंग ऑफ फायर कहते हैं, क्योंकि यहाँ पे बहुत सारे वॉल्केनोज यहाँ पे पाए जाते हैं। सो पैसिफिक रिंग ऑफ फायर, क्योंकि यहाँ पे बहुत सारे पाए जाते हैं। और ये सारी जो है
वॉल्केनोज के बारे में हमने इस चैप्टर में पढ़ा है। उसके बाद जो है हम अपने नेक्स्ट टॉपिक में एक और चैप्टर इसमें हम लोग लेने वाले हैं, जो कि आपका रिवर होगा, और उसके अंदर हम लोग थोड़ा सा विंड्स पढ़ेंगे, ड्यूस एंड ड्यून्स पढ़ेंगे और ग्लेशियर्स पढ़ेंगे। सो वी कैन कंटिन्यू दिस इन पार्ट 3rd। सो दैट्स एनफ फॉर टुडे।